हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम 9 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। आज के इस सेशन में 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना है, ये पंचवर्षीय योजना अभी तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, भले ही यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर पाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 2002 से 2007 के बीच में इसका टाइम पीरियड है। अब आगे बात करते हैं। इस पंचवर्षीय योजना का जो मूल लक्ष्य रहा, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। अब इसके मॉडल की बात करते हैं। व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो व्यापक आगत निर्गत मॉडल है। इसकी अध्यक्षता, इसके जो अध्यक्ष थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उपाध्यक्ष केसी पंत जी थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना और उच्च गुणवत्ता वाले को रोजगार उपलब्ध करवाना, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को उपलब्ध करवाना था। क्या था? उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को उपलब्ध करवाना। आगे तक जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी उसको 16% कम करना था। मतलब क्या था कि उस समय जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी वो लगभग 21% थी। कितनी थी? 21% थी। उसको कम करके 16% तक लाना उद्देश्य रखा गया था। अब आगे बात करते हैं। इसका जो अगला मुख्य उद्देश्य था वो था लैंगिक अंतराल को कम करना, लैंगिक अंतराल को कम करना और सेवा क्षेत्र को तीव्रता प्रदान करना। अगला जो मुख्य उद्देश्य था इसका वो था सेवा क्षेत्र को तीव्रता प्रदान करना। और अगला जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राथमिक शिक्षा की पहुंच, मतलब कि सभी बच्चों को सन 2003 तक स्कूलों में दाखिला करवाना था और 2007 तक सभी बच्चों को स्कूल की पढ़ाई को 5 साल पूरा करना था, 2003 से 2007 तक। अब हम आगे बात करते हैं। इसका जो अनुमानित लक्ष्य था, उसका अनुमानित लक्ष्य था वो जीडीपी का 8% था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित लक्ष्य था वो जीडीपी का 8% था। जो प्राप्त हुआ वो जीडीपी का 7.6% प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। इसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम बात करते हैं। सन 2002 में निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की गई। सन 2002 में निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत सामुदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार किया गया। निर्मल भारत अभियान के तहत ही सामुदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार किया गया था। आगे बात करते हैं। आगे जो प्रमुख उपलब्धि है वो अफ्रीकी फोकस कार्यक्रम, जो कि 2002 में आरंभ किया गया। इसका मतलब क्या है कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाना था तथा उनकी मांग को उत्पन्न करना था। आगे की बात करते हैं। कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष 2003 कब आया? कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष 2003। मतलब क्या था कि कृषि, जो किसानों की फसल थी, उनका जो उत्पादन था, उनका जो मूल्य था वो कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम होता था। उसका स्थिरीकरण किया गया सन 2003 में। अब आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना सन 2004 में लाया गया। अब हम आगे बात करते हैं
कि राष्ट्रीय कृषि आयोग, जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा गया, सन 2004 में इसका गठन किया गया था। कब? 2004 में। स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004 में किया गया था। अब आगे बात करते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति 2004 में ही लागू की गई। कब? सन 2004 में प्रथम राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति लाई गई थी 2004 में। अब आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया? 2005 में, जिसे हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में लाया गया था। कब? सन 2005 में। इसके तहत क्या था कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किया गया था, विद्युतीकरण करना था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत, जो कि 2005 में लाई गई थी। अब हम आगे बात करते हैं। सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लाया गया। कब? सन 2005 में। इसी के आगे सन 2006 में ही भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया। कब? 2006 में। इसका मतलब क्या था? ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण करना, ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण करना। ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण करना। अब आगे बात करते हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM 2006 लागू किया गया। यह क्या था? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM, जिसका फुल फॉर्म FRBM का फुल फॉर्म फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2006 में लागू किया गया। इसका क्या मतलब था कि सरकार ने अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ही FRBM 2002 में लाया गया था, जिसके कारण क्या था कि सरकार ने अपने मंत्रियों की संख्या को सीमित किया और सरकारी खर्च को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे क्या था कि जो मंत्रिपरिषद अपने मंत्रियों की संख्या को सीमित किया, मतलब दिल्ली को छोड़कर दिल्ली में जो विधायक हैं, कुल विधायकों का 10% ही मंत्री बन सकते हैं, जबकि हर प्रदेश में, हर राज्य में वहाँ के कुल विधायकों की संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। अब इसके बाद क्या था? सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट की बात करते हैं। सरफेसी एक्ट क्या है? सरफेसी एक्ट का मतलब है कि बैंकों के द्वारा ऋण वसूली करना। मतलब क्या था कि उस समय बैंकों के द्वारा जो ऋण था वो वसूल नहीं कर पा रहे थे, तो जिससे कि क्या था कि इसी के आधार पर बैंकों को यह ऋण वापस लेने के लिए बैंकों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया, जिसके तहत यह एक्ट सरफेसी एक्ट लाया गया था। बैंकों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए सरफेसी एक्ट लाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस योजना में पहली बार राज्य के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर की निर्धारित की गई थी। इस योजना में पहली बार राज्य के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई थी। अब हम आगे बात करते हैं। तो गाइस, आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।